नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अवनीश पाल पर। तो दोस्तों, आज केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर विलयन के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। जो हमारे अंतर आते हैं 4, उनका रिवीजन करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो हमने इंट्रोडक्शन क्लास में भी पढ़ा था, मोलरता और मोलरता में अंतर। इसके बाद 3 अंतर और हैं जो अभी इसी वीडियो में रिवीजन करेंगे। तो जो मोलरता तथा मोलरता का जो हमने पहले इंट्रोडक्शन क्लास में रिवीजन कर लिया था, इस बार हम रिवीजन करेंगे। तो अब दोबारा रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेपर में सीधे डायरेक्ट यहीं से लिखेंगे, यहीं से रिवीजन करके लिखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा है मोलरता तथा मोलरता में अंतर। मोलरता तथा मोलरता में अंतर दोस्तों, आपसे कह दूं कि आप ये वीडियो के एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि चारों इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे कई अधिकांश बार पूछे जाते हैं। चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अंतर हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिए और यहीं वीडियो के एंड तक करते हुए चारों अंतर याद कीजिए। तो सबसे पहला जो हमारा अंतर है मोलरता तथा मोलरता में अंतर। सबसे पहले इसकी हमारी जो परिभाषा दी हुई है, तो मोलरता की परिभाषा है 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसके बाद जो हमारा है मोलरता 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। दूसरा इसका जो अंतर है हमारा चिन्ह, इसे जो मोलरता है इसे कैपिटल एम से प्रकट करते हैं और मोलरता को इसे स्मॉल एम से प्रकट करते हैं। इसके बाद तीसरी है प्रधानता। इसमें किसकी प्रधानता है? मोलरता में विलयन के आयतन की प्रधानता होती है, जबकि मोलरता में विलायक के भार की प्रधानता होती है। और चौथा हमारा अंतर है जो ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। मोलरता तथा मोलरता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो मोलरता ताप क्रम से प्रभावित होती है, जबकि मोलरता ताप क्रम से प्रभावित नहीं होती है। इकाई, इसे मोल प्रति लीटर में व्यक्त किया जाता है। मोलरता को मोल प्रति लीटर में व्यक्त किया जाता है, जबकि मोलरता को इसे मोल प्रति किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों, ये हमारा पहला अंतर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर, मोलरता तथा मोलरता में अंतर। अब देख लेते हैं दूसरा अंतर, जिसमें ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इसके बाद 2 आने वाले हैं वो और इंपॉर्टेंट हैं। तो जो हमारा है परासरण तथा विसरण में अंतर, तो इसके भी पॉइंट देख लेते हैं और याद कर लेते हैं। यहीं जो परासरण होता है यह मंद गति से होने वाली क्रिया है। जो परासरण है यह मंद गति से होने वाली क्रिया है, जबकि विसरण यह तीव्र गति से होने वाली क्रिया है। परासरण इस क्रिया में कम सांद्रता वाला विलयन अधिक सांद्रता वाला विलयन की ओर गमन करता है, जबकि विसरण इसमें अधिक सांद्रता वाला विलयन कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करता है। इसका जो हमारा तीसरा अंतर है, इसमें अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है तथा यह क्रिया द्रव विलयन में होती है। जो परासरण है इसमें अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है तथा यह क्रिया किसमें होती है? द्रव में होती है। जबकि इसमें विसरण में क्या होता है? इस क्रिया में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है तथा यह द्रव तथा गैस दोनों में होती है। जो विसरण क्रिया हमारी, इसमें अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है तथा यह क्रिया द्रव तथा गैस दोनों में होती है। इसका जो चौथा अंतर है हमारा, जो परासरण का इस क्रिया को विपरीत दिशा में दाब लगाकर रोक सकते हैं, जबकि विसरण को विपरीत दिशा में दाब लगाकर नहीं रोक सकते हैं। उदाहरण अगर देखा जाए परासरण का, तो किशमिश को पानी में डालने पर वह फूल जाती है, ये हमारा परासरण का उदाहरण है। जबकि अगरबत्ती या इत्र की खुशबू का हवा में फैल जाना, यह हमारा विसरण का उदाहरण है। तो ये हमारे 2 अंतर कंप्लीट हुए। अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे अंतर की ओर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर। तो ये अंतर में नहीं लिखे हैं, ऐसे लिखे हैं आपको। आदर्श विलयन के पहले पॉइंट है पूरे, उसके बाद है अनादर्श विलयन के। तो सबसे पहले हम आदर्श विलयन के पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ से आदर्श विलयन के। तो सबसे पहला हमारा है जो आदर्श विलयन की परिभाषा क्या है। तो वह विलयन जो सभी सांद्रताओं और ताप पर राउल्ट के नियम का पूरी तरह से पालन करते हैं तथा जिनके बनने में आयतन तथा एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह विलयन आदर्श विलयन कहलाता है। तो आदर्श विलयन की समझ में परिभाषा आई, वह विलयन जो सभी सांद्रताओं और ताप पर राउल्ट के नियम का पूरी तरह पालन करते हैं तथा जिनके बनने में आयतन तथा एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह विलयन आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो हमारा ये पहला पॉइंट था। इसके बाद जो हमारे अगले पॉइंट हैं, आदर्श विलयन की शर्तें या फिर अंतर समझ सकते हैं। तो इसकी क्या है? सबसे पहले जो आदर्श विलयन में है, पहला पॉइंट है, इन विलयनों का विलायक तथा विलेय सभी सांद्रता तथा ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। इसमें दिया है, आपको दिख रहा होगा, P इजकल टू P0A इंटू XA P0B इंटू XB। तो ये हमारा है। इसके बाद अगला हमारा जो पॉइंट है, दोनों घटकों विलेय तथा विलायक को मिलाने पर एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है। आदर्श विलयन में हमारी दोनों घटकों को विलेय तथा विलायक को मिलाने पर एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका लिख सकते हैं डेल्टा H मिक्सिंग बराबर 0। उसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट है, दोनों घटकों विलेय तथा विलायक को मिलाने पर आयतन परिवर्तन नहीं होता है। इसमें आयतन परिवर्तन नहीं होता है, एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात डेल्टा V मिक्सिंग बराबर 0। इसके बाद चौथा पॉइंट है हमारा, इसका विलेय तथा विलायक के अणुओं की
ध्रुवणता, इसमें दिख रहा होगा आपको, विलेय तथा विलायक के अणुओं की ध्रुवणता तथा संरचना समान होती है। आदर्श विलयन में ध्रुवणता तथा संरचना समान होती है। इसका 5वां पॉइंट है विलेय तथा विलायक की अन्योन्य क्रियाएं। विलेय तथा विलायक की अन्योन्य क्रियाएं क्रमशः विलेय विलेय विलायक विलायक के समान होती हैं। तो ये पॉइंट 5वां था, विलेय तथा विलायक की अन्योन्य क्रियाएं क्रमशः विलेय विलेय विलायक विलायक समान होती हैं। उदाहरण अगर समझा जाए आदर्श विलयन का उदाहरण, बेंजीन प्लस टोलुइन का बना विलयन क्या कहलाता है? आदर्श विलयन कहलाता है। ये आदर्श विलयन का पॉइंट थे सारे, तो आदर्श विलयन कंप्लीट है। इसके बाद अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन की परिभाषा देखें। सबसे पहले अनादर्श विलयन की परिभाषा देखें तो वह विलयन जो सभी सांद्रताओं तथा ताप पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। उसमें राउल्ट के नियम का पालन करता था, इसमें राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, तथा जिनके बनने पर आयतन तथा एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। तो ये इसका उसका बिल्कुल उल्टा है। आदर्श विलयन का अनादर्श विलयन बिल्कुल उल्टा है और इसकी शर्तें भी उससे बिल्कुल उल्टी हैं। तो इसका पहला पॉइंट है इनका विलायक तथा विलेय पृथक पृथक राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, अर्थात PA नॉट इक्वल टू 0 P0A इंटू XA। दूसरा है हमारा PV नॉट इक्वल टू 0 P0B इंटू XB। इसका हमारा दूसरा पॉइंट है दोनों घटकों अर्थात विलेय विलायक तथा विलेय को मिलाने पर एंथैल्पी परिवर्तन होता है, अर्थात वह शून्य के बराबर नहीं होता है। जो एंथैल्पी परिवर्तन हमारा होता है वह शून्य नहीं होता है, बल्कि कुछ ना कुछ जरूर होता है। तो इसको ऐसे लिखते हैं डेल्टा H मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद हमारा है दोनों घटकों विलायक तथा विलेय को मिलाने पर आयतन परिवर्तन होता है, अर्थात शून्य के बराबर नहीं होता है। जो हमारा आयतन परिवर्तन होता है वो शून्य नहीं होता है, बल्कि परिवर्तन कुछ ना कुछ होता है, वो 0 के बराबर नहीं होता है। तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा V मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसका अगला पॉइंट है हमारा चौथा पॉइंट है इस विलयन की ध्रुवणता तथा संरचना समान नहीं होती है। जो हमारा आदर्श विलयन था उसमें विलयन की ध्रुवणता तथा संरचना समान थी और इसमें समान नहीं होती है। विलेय तथा विलायक की अन्योन्य क्रियाएं विलेय विलेय और विलायक विलायक के मध्य होने वाली क्रिया के समान नहीं होती हैं। और इसका उदाहरण देखा जाए तो जल तथा अल्कोहल का मिक्सिंग क्या कहलाता है? अनादर्श विलयन है। जो हमारा जल प्लस अल्कोहल अनादर्श विलयन का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो 3 अंतर हमने कंप्लीट कर लिए। अब चौथा अंतर है जो हमारा धनात्मक विचलन तथा ऋणात्मक विचलन। तो हमारे ये तीनों इंपॉर्टेंट थे और चौथा भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये लास्ट अंतर को और कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हमारे ये चारों अंतर कंप्लीट हो गए दूसरे चैप्टर के। तो इसका सबसे पहला धनात्मक विचलन का सबसे पहला अंतर है यदि विलयन के वाष्प दाब और घटकों के आंशिक वाष्प दाब का मान यदि विलयन के वाष्प दाब और घटकों के आंशिक वाष्प दाब का मान राउल्ट द्वारा परिकलित मानों से अधिक होता है तो इस प्रकार के विचलन को धनात्मक विचलन कहते हैं। इसके विपरीत यदि ऋणात्मक विचलन में देखा जाए यदि विलयन के वाष्प दाब का मान और घटकों के वाष्प दाब का मान राउल्ट द्वारा परिकलित मानों से कम होता है तो इस प्रकार के विचलन को ऋणात्मक विचलन कहते हैं। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है हमारा इनके बनने में आयतन में वृद्धि होती है और जो ऋणात्मक विचलन है इनके बनने में आयतन में वृद्धि नहीं होती है, बल्कि इनके बनने में आयतन में कमी होती है। इसके बाद हमारा इसका तीसरा पॉइंट है यह निम्न तापीय समक्वथनांकी विलयन बनाते हैं और यह जबकि ऋणात्मक विचलन ये उच्च तापीय समक्वथनांकी विलयन बनाते हैं। इसका चौथा पॉइंट है विलयन के बनने में ऊष्मा का अवशोषण होता है। इसको लिख सकते हैं डेल्टा H मिक्सिंग बराबर धनात्मक। और इसके बनने और जो ऋणात्मक विचलन है इसके बनने में ऊष्मा का क्षेपण होता है, अर्थात डेल्टा H मिक्सिंग बराबर ऋणात्मक। इसका लास्ट और आखिरी पॉइंट पांचवा है विलयन का आयतन घटकों के आयतनों के जोड़ से थोड़ा सा अधिक होता है क्योंकि अंतर अणुक बल कम हो जाते हैं, तो डेल्टा V मिक्सिंग बराबर धनात्मक। तो इसका पांचवा पॉइंट है ऋणात्मक विचलन का विलयन का आयतन घटकों में आयतनों के जोड़े से थोड़ा कम होता है क्योंकि अंतराणुक बल कहलाते हैं, डेल्टा V मिक्सिंग बराबर ऋणात्मक। तो ये हमारे चारों जो हमारे अंतर थे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लगभग हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं और ये इन्हें बिल्कुल रट लो इन्हें, तो क्योंकि एग्जाम में अक्सर कई बार पूछे जाते हैं, तो इन्हें कंप्लीट करके रखना ज़रूर। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो अगर आपने पीछे जो हमने सीरीज के केमिस्ट्री और मैथ के डाल दिए अगर आपने नहीं देखे तो उनको जाकर भी देख लीजिए। और आप जुड़े रहिए चैनल से और आते रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे केमिस्ट्री और मैथ की दोनों की रिवीजन सीरीज। तो वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए, यही उम्मीद करूँगा।